हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग 17वीं जो बीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोगों का ये 15th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 14 लेक्चर किए हैं, तो जो लोग नए आए हैं वो पहले 1 से 14 देख लें, देन फिर 15 से स्टार्ट करें। और इसमें हम लोग 65th बीपीएससी का पार्ट 3 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिए हैं एंड आफ्टर दिस वीडियो हम लोग 66 बीपीएससी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनोहर पर्रिकर के बाद में गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे। तो ये उस समय डेथ किए थे मनोहर पर्रिकर, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो वो उसके बाद जो है सो गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, तो वो जो बने थे आपको वो हैं प्रमोद सावंत। और डॉक्टर प्रमोद सावंत जो है सो अभी भी अगर रिसेंट में बात करें तो इन 2024 भी अभी वो गोवा के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, सो मनोहर पर्रिकर के बाद प्रमोद सावंत। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ किसको मिला है। तो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ जो है, जितना अवेलेबल डाटा है उसके अनुसार से 2020 में आपको शेख मुजीबुर रहमान को मिला था 2020 के लिए। और जो इनका जो कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में गांधीयन मेथड्स का यूज करते थे, इसीलिए बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ मिला था। और 2021 में जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग गीता प्रेस गोरखपुर, है ना, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था, है ना। ये इनका जो है सो अगेन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड, मतलब ये जो प्राइज़ मिलती है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़, वो नॉन वायलेंट मीन को लेकर के अगर आपको कुछ भी समाज में चेंज ला रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं तो उनको मिलते हैं। तो ये दोनों हैं, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि लास्ट 2021 का इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कौन से सिटी में है। विश्व का पहला ऊँट हॉस्पिटल कहाँ पे है। सो विश्व का पहला ऊँट हॉस्पिटल जो है सो दुबई में खोला गया है। ठीक है ना, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है ना, तो ये आपको है वर्ल्ड का पहला हॉस्पिटल जो सिर्फ जो है सो एक्सक्लूसिवली ट्रीट्स जो है सो ऊँट को ट्रीट करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेंस सिंगल ऑफ द यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। हम 2019 का क्यों याद रखेंगे, हम 2024 का ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट का देख लेते हैं। तो इसमें मेंस सिंगल में जोनाटन जी जीते हैं, विमेन सिंगल में कैरोलिना मरीन जीती हैं। और इसमें आपको मेंस डबल कम से कम आपको जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो मेंस सिंगल में पूछा है, तो मेंस सिंगल और विमेन सिंगल तो याद रख सकते हैं हम लोग। अगर मेंस डबल और वुमेन्स डबल याद रखनी है तो यू कैन सी एंड देन मिक्स डबल, इतनी अगर याद रख सकते हो तो रखिए। अदरवाइज एटलीस्ट मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल 2024 में कौन पर्सन जीता है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5 रिनो रेंज नेशन हु साइंड ए डिक्लेरेशन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन रिनो 2019, इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इसमें पूछ रहा है, बेसिक क्वेश्चन ये है कि 5 कौन सी एशियन कंट्रीज हैं जिसमें रेनो होते हैं। तो ठीक है, राइनो वाले 5 कंट्री कौन कौन है। सो एक तो इंडिया है, दूसरा नेपाल है, तीसरा मलेशिया है, चौथा इंडोनेशिया है और 5वां कौन है ये पूछा जा रहा है। क्या वियतनाम है या म्यांमार है या थाईलैंड, भूटान, जहाँ पे रेनो रहती है। तो ये आपको आंसर है भूटान। तो 5 कंट्री है जहाँ पे रेनो पॉपुलेशन है। अब ये आपको एक चीज़, तो ये तो 2019 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है सो आपने साइन किया था, तो हमें याद क्या क्या रखना है इसमें कि राइनो जो है सो कौन कौन से 5 कंट्री में है। दूसरी बात, एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 2023 में एक डिक्लेरेशन हुआ था, चितवान डिक्लेरेशन। क्या था, चितवान डिक्लेरेशन। ये 19 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था, ये चितवान डिक्लेरेशन जो है 2023 में था, जिसमें एशियन राइनो को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उस पर, है ना। एंड दे टॉक्ड अबाउट द 6 थीम कि 6 थीम पे बात किया था, प्रोटेक्शन, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, हैबिटेट मैनेजमेंट, रिसर्च मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक दूसरे कंट्री के साथ इंफॉर्मेशन करेंगे, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। 6 थीम पे बात किया था। चितवान डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है वो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। 5 कंट्री कौन कौन है वो भी याद कर लेंगे, इतना काफ़ी है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
हु इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 25 सेंचुरी इन द टेस्ट फॉर्मेट आफ्टर डॉन ब्रैडमैन के बाद कौन ऐसे क्रिकेटर थे, सेकेंड क्रिकेटर आफ्टर डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट 25 सेंचुरी टेस्ट में मारे हैं? तो क्या वो विराट कोहली जी थे, महिला जयवर्धने थे, केन विलियमसन थे, स्टीव स्मिथ थे? ये उस समय की न्यूज़ में थी, बट आप फिर भी याद रख सकते हैं कि डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे फास्ट जो है सो स्टीव स्मिथ जो है सो 25 सेंचुरी मारे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, अभी तो चंद्रयान 3 भी याद रख सकते हैं। सो चंद्रयान 2 भी और चंद्रयान 3 दोनों लॉन्च हुए थे सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रयान 2 पे ना पूछे, चंद्रयान 3 पे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आफ्टर थेरेसा मे के बाद हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अमॉन्ग द लास्ट 7 इन द कॉन्टेस्ट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग इन द कंजर्वेटिव पार्टी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? अभी आप, मुझे लगता है कि इसको याद मत रखिए, ये उस समय न्यूज़ में था, बट अभी जो है सो यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इससे पहले ऋषि सुनक थे, अभी जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। ये आपको जुलाई 2024 में आपको सत्ता में आए हैं, तो कीर स्टारमर, ठीक है। एक चीज़ और इसे याद रखिए कि लेबर पार्टी के हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है कि वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? 2019 में नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है ना, उसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, ठीक, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था 2019 में? तो 2019 वाली चीज़ें तो हमें याद नहीं है, हम लोग याद रखते हैं कि अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले नैम की जो है सो एक मीटिंग हुई थी, 19th समिट ऑफ नैम, ठीक है। तो ये हुआ था आपको युगांडा में, कंपाला युगांडा में, ये याद रखेंगे। 19 से 20 जनवरी को हुआ था, तो ये न्यूज़ में रहे है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन की तरफ से कौन गए थे? जयशंकर जी गए थे, हमारे विदेश मिनिस्टर जयशंकर जी गए थे। और ये जो आपको 19वां समिट जो नैम का हुआ था, उसकी थीम क्या थी वो भी याद रख लीजिए, डिपेनिंग कोऑपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है। आप लिख लेंगे आप इसमें। युगांडा जो है सो है ना, पहले इससे पहले अजरबैजान जो है सो आपको क्या थे, इसको चेयर थे, मतलब होस्ट कर रहे थे, उसके बाद युगांडा आया है, ठीक है। नाउ नेम बनाया गया कब था? 1961 में नेम बनाया गया था, और ये कहाँ पे बनाया गया था? बेलग्रेड में बनाया गया था। और ये कहाँ पे है? यूगोस्लाविया, ठीक है, बेलाग्रेड यूगोस्लाविया। यहाँ पे 5 लीडर थे, ये भी कभी कभी पूछते हैं, 5 लीडर मिल करके बनाया था। और जैसे कि कहाँ के 5 लीडर थे, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा याद रखते हैं, कंट्री का नाम और लीडर का नेम भी अगर याद रखें, क्योंकि ये कभी कभी पूछता है। तो इंडिया से, अगर इंडिया तो कंट्री था, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात, एक घाना के थे, घाना के कौन थे? ये आप थे कवामे जी थे, ये याद रखेंगे आप, कवामे, क्योंकि ये पूछा भी हुआ है। नक्रुमाह, ठीक है, हाँ, प्रोनाउंसिएशन के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देन इंडोनेशिया के थे सुकार्नो, इंडोनेशिया का सुकार्नो। देखिए, इंडिया, घाना, इंडोनेशिया। इसके बाद इजिप्ट के भी कोई थे, इजिप्ट के कौन थे? गामल अब्देल नशीर, ये इजिप्ट के थे। इसके बाद इजिप्ट के हो गए। यूगोस्लाविया के कौन थे? यूगोस्लाविया के जो थे वो थे जोसिप ब्रोज टीटो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 5 हो गए ना, इंडिया, घाना 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये 5 हम लोगों को
याद रखना है 1961 में बेलाग्रेड यूगोस्लाविया में, और यहाँ पे 5 लीडर जो है सो आपको मिल करके नैम का गठन हुआ था। इसकी 19वीं जो समिट हुई है वो कंपाला युगांडा में हुआ है। जयशंकर जी हमारे यहाँ से हेड किए थे, और इनकी थीम जो थी डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे जो क्वेश्चन पे, तो ये करेंट में आपका काम आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन कौन है, अभी प्रेजेंट में कौन है वो याद रखिए। तो अभी आपको अरिंदम जी हैं, अरिंदम बागची जो है ये आपको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन और बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको 2024 में चार्ज लिए हैं। तो अभी जो अगर बात करेंगे कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के कौन है यूएन में, तो वो हैं अरिंदम बागची। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ थग अचीव्ड। देखिए थग्स होते कौन थे, थग्स जो होते थे, थग्स वाली जो थे, ठग का उन्मूलन कौन से किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? क्या वो क्लाइव जी थे, या कैप्टन स्लीमन थे, या लॉर्ड मिंटो जी थे, या अलेक्जेंडर बर्न्स थे? ठीक है ना। तो ये बेंटिक जी ने आपको, बेंटिक जो 1828 से 30 के बीच में रहे थे, 35 में, है ना, वहाँ पे इन्होंने काम लगाया था। बेंटिक जी ने, गवर्नर जनरल ने विलियम स्लीमन को लगाया था कि आप जो है सो ठगी, जो घटना होती है ठगी की, उसको हटाइए। तो ये जो आपको कौन हटाया था, तो ये कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ये हटाया गया था, और गवर्नर को जनरल कौन थे, वो थे बेंटिक। अब ये लोग क्या करते थे, ये रॉबर्स लोग थे, ठीक है, और ये रॉबर्स लोग क्या करते थे, दिल्ली से आगरा, है ना, दिल्ली एंड आगरा के बीच में रहते थे। ये आपकी बात हो रही है 14th सेंचुरी के बाद में। एंड ये लोग आपको मर्डर करते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, ट्रैवलर्स को मारते थे इन द नेम ऑफ काली जी के नाम पे, कि उनको जो है सो बलि चढ़ाना है ना। तो जो भी अनसस्पेक्टिंग जो ट्रैवलर्स होते थे उनको ये मार देते थे, ठीक है ना। तो ये रिचुअल मानते थे इसको, काली जी के नाम पे लोगों को, ट्रैवलर्स को मारते थे। तो उसको हटाने के लिए बेंटिक जी ने लगाया था इनको। क्लियर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान। देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखिए कि हुआ क्या था। अभी एक क्वेश्चन हमने कराया भी था जिसमें रशियन इन्फ्लुएंस की बात थी। तो थोड़ा सा अफगानिस्तान का ब्रिटिश का जो पॉलिसी है वो आप एक बार समझिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश को ये डर था, ब्रिटिशर्स को ये डर था कि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, है ना, और उनको लग रहा था कि रशिया जो है सो इंडिया में आपको आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप चाहते थे कि कुछ हमारा ना सिक्योरिटी हो, जिससे कि रशिया जो है सो ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया पे ना डाल पाए, है ना। तो इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें किया, ठीक है ना। और इन्होंने तो इसी में जब ये बहुत सारे जो भी गवर्नर जनरल आते थे, जो भी वायसराय आते थे, सब ने अपना अपना कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाया, कुछ कुछ अपना तरीका अपनाया। तो जो ऑकलैंड जी आए थे, तो ऑकलैंड ने दिया था फॉरवर्ड पॉलिसी। आप कुछ भी नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम ये जरूर याद रखिए, फॉरवर्ड पॉलिसी किसने दिया था। सो ऑकलैंड ने फॉरवर्ड पॉलिसी दिया था। इन्होंने कहा क्या कि रशियन ट्रेड से हमें ब्रिटिश इंडिया का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। और ये कैसे कर सकते हैं, तो इसी में जो है सो आपको फिर हो जाती है, क्या कहते हैं, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हो जाती है। वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल में। तो ये ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी थी कि हम अपना बॉर्डर को रशियन ट्रेड से बचाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हो गया। दूसरा क्या था, तो ये अफगानिस्तान को बफर स्टेट की तरह चाहते हैं देखना, कि अफगानिस्तान रहेगा तो वहाँ से एंट्री नहीं करेगा। इसी कारण से फर्स्ट एंग्लो अफगान वार भी होती है ना, उसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं इसको। तो ऑकलैंड फॉरवर्ड पॉलिसी। इसके बाद जो आए थे, लॉरेंस आए थे, जॉन लॉरेंस जो थे, उनकी जो पॉलिसी थी मास्टरली इनएक्टिविटी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है ना। यह आपको फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो होती है वो 1839 से 42 तक में होती है, उसकी फेल्योर हो जाती है, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि हमारी जो फ्रंटियर है ना, वो अफ़गान के इंटरनल बहुत बड़ी कहानी है इसमें, कि अफ़गान के इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल कन्फ्लिक्ट में कैसे ये इन्वॉल्व हुए थे, जिस कारण से इनको मुँह की खानी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को। तो ये इन्होंने कहा कि मास्टरली इनएक्टिविटी, कि भैया हम अफ़गानिस्तान के, है ना, अफ़गानिस्तान के इंटरनल में अफेयर में नहीं आपको कुछ करेंगे। समझ में आ गया?
ठीक है। तो ये आपको जॉन, तो ये पास्ट पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इसके बाद लीटन जी जो थे इन्होंने कहा था प्राउड रिजर्व, प्राउड पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये 3 पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑकलैंड के द्वारा, लॉरेंस के द्वारा और लीटन के द्वारा। तो ये आपको बताया था कि आपको इसमें कि हमको बॉर्डर्स बनानी है, ठीक है ना, क्लियर बॉर्डर होना चाहिए हमारा, और इसके जो ब्रिटिश इंटरेस्ट में जितने भी हैं उसको बॉर्डर को सेफगार्ड करना है। और इस कारण से होती है सेकेंड अफगान वार, और सेकेंड अफगान वार जो होती है वो ख़त्म होती है किसमें, ट्रीटी ऑफ गैंडमार्क से, ठीक है। सो इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, है ना, ठीक है। और बाद में रिपन जी जो थे, तो ये प्राउड रिजर्व याद रखिएगा, रिपन जी जो थे वो आपको अफ़गानिस्तान को, इसमें इन्होंने पॉलिसी लाया था, ये पॉलिसी ऑफ कि अफ़गानिस्तान को डिस्टर्ब मत करो, लड़ाई वड़ाई मत करो, अफ़गानिस्तान को एज अ बफर स्टेट, मतलब अफ़गानिस्तान एज बफर स्टेट रखिए, ठीक है ना, कि आएगा तो ये बफर स्टेट रहेगा, इससे हमारा दोस्ती ही बना रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सो एग्रेसिव पॉलिसी किसने लाया था, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये था, ये सेकेंड, इस प्राउड रिजर्व के चक्कर में ना सेकेंड आपको जो है सो अफगानिस्तान वॉर हो गया था, ठीक है ना, कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को, ब्रिटिश बॉर्डर को सेव करने के लिए इन्होंने अपना लड़ाई वड़ाई कर लिया। तो लिटन जी जो थे वो इस सब के रीजन पर थे सेकेंड में। तो हम लोग याद क्या रखेंगे सर, इसमें क्या याद रखना है, ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी है, जॉन लॉरेंस के मास्टरली इनएक्टिविटी है, लिटन्स की प्राउड रिजर्व है, इसमें फर्स्ट अफगान वार होती है, इसमें सेकेंड अफगान वार होती है, और रिपन ने कहा कि इसको बफर स्टेट रखेंगे, पॉलिसी ऑफ कीपिंग अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट। ये 4 हम लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बाकी डिटेल आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगला है कि 1930 में महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को आपने स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, 78 सपोर्ट के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी कोस तक। तो साबरमती से स्टार्ट किया था, दांडी कोस तक। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किए हैं। अगला है कि शराबबंदी कैंपेन जो 1922 में हुआ था उसको कौन लीड कर रहा था, तो शराबबंदी जो कैंपेन हो रहा था उसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। इस कैंपेन में क्या था कि पीजेंट लोगों ने, पीजेंट जो थे कृषक लोग थे वो दे डिसाइडेड नॉट टू पे द टैक्स, डिसाइडेड नॉट टू पे द टैक्स, कि भाई बंद करो, हम टैक्स तब तक नहीं पे करेंगे जब तक कि आप शराब को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन हो रही थी 1947 में, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आसान सा क्वेश्चन है, ये थे JB कृपलानी जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, बिहार में 1857 के रिवोल्ट में कौन नेतृत्व कर रहे थे, क्या बाबू अमर सिंह जी थे, हरे कृष्ण सिंह थे, कुंवर सिंह थे, राजा शहजादा सिंह थे, तो ये थे आपको कुंवर सिंह, जो आपको दानापुर में से स्टार्ट किए थे, चार्ज लिए थे, 80 वर्ष के थे उस समय में, दानापुर से जब चार्ज लिए थे 25 जुलाई 1857 में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु लेड कल्टिवेटर्स फ्रॉम बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में, है ना, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थे तो कृषकों, जितने भी कृषक थे बिहार के, है ना, उनको, उनका नेतृत्व किसने किया था, राजकुमार शुक्ल जी थे, श्री कृष्ण सिंह थे, JB सेन और स्वामी विद्यानंद, ये भी हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, तो ये थे हमारे स्वामी विद्यानंद, क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मॉडर्न बिहार के जनक किसको बोलते हैं, निर्माता किसको बोलते हैं, क्या ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्या ये कुमार कलिक प्रसाद सिन्हा थे, सर गणेश सिंह थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार बोलते हैं, है ना। ये और साथ में थे एक महेश नारायण जी, अली इमाम जी, है ना, अली इमाम जी, इन सब ने मिलकर के बिहार को बंगाल से सेपरेट करने के लिए आपको लड़ाई किए थे, हल्ला गुल्ला किए थे, है ना। तो ये 3 लोग मिलकर के, तो सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान है, इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये किसने फॉर्म किया था, तो हम लोगों ने बात कर लिया है, पहले भी किया है कि किसान सभा मूवमेंट जो है सो 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब पहली फैक्ट्री है ना पटना में कब किया था, ठीक है ना। अभी जिसको पटना कलेक्ट्रेट बोलते हैं, पटना कलेक्ट्रेट जो जिसको बोलते हैं, है ना, वही हुआ करता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री। और वो बनाया था कब, 1632 ईस्वी में। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वराज दल बिहार में किसने एस्टैब्लिश किया था। तो स्वराज दल जो है, स्वराज दल वो 1923 में आपको श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बना था, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बना था, श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में बना था स्वराज दल, और ये स्वराज दल बना था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि नारायण प्रसाद, ये याद रखिएगा, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होती है। नारायण प्रसाद जो थे वो पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन, ठीक है। और अब्दुल बारी जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। तो याद समझ में आ गया कि स्वराज दल के बारे में। देखिए स्वराज पार्टी जो है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, है ना। तो ये बना था आपको दिसंबर जो 1922 में जो गया में सेशन हुआ था, जिसमें चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट थे, है ना। वहाँ पे इसमें था कि काउंसिल में एंट्री करे या ना करे। तो इसी चक्कर में चित्तरंजन दास वहाँ से रिजाइन कर देते हैं। और 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी आपको 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल जी, ये सब बनाते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, है ना। और वहाँ पे भी आपको जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनती है, वहाँ पे चित्तरंजन दास को जो है सो बनाया जाता है प्रेसिडेंट, और मोतीलाल नेहरू जी को बनाया जाता है सेक्रेटरी। तो ये भी याद रख सकते हैं, 1923 में बना था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और बिहार ब्रांच जो था वो जो 1923 में बना था उसको हेड कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह, जहाँ पे नारायण प्रसाद जी चेयरमैन थे और अब्दुल बारी जो है सो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन था द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, उसमें अशोका को किस नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी, धर्मकीर्ति, धर्मदेव, चक्रवर्ती। आसान सा क्वेश्चन है। अशोका जो है सो अपने आप को प्रियदासी बोलते थे, देव नाम प्रियदासी, बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स, है ना। तो अशोका का जो है सो, है ना, जितने भी उनके पिलर्स हैं, जो भी पिलर एडिक्ट्स हैं, रॉक्स पे जहाँ पे भी लिखे हुए हैं, सब जगह वहाँ पे लिखे हुए दे आर प्रियदासी, देव नाम प्रियदासी। और 4 ऐसे प्लेस है जहाँ पे अशोक लिखा हुआ है, अशोक नाम लिखा हुआ है। कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मास्की है, ब्रह्मगिरी है, और नेत्तूर है, और गुज्जरा है। ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पे अशोक का नाम लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है, अशोक नेम से है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में। मेडिसिन के नाम पे कौन जाने जाते थे, सुश्रुत जी थे, शूद्रक थे, सौमिल थे या शौनक थे। देखिए अब समझिए इसमें, देखिए पतंजलि जो है, पतंजलि के अनुसार से, है ना, अथर्ववेद में 9 शाखा होते थे। अथर्ववेद इसमें 9 ब्रांच होती थी, है ना, 9 शाखा होते थे। ये किसके अनुसार से, पतंजलि के अनुसार से, ठीक है ना। और अभी जो हमारा मौजूद है वो बस 2 मौजूद है, ठीक है, मात्र 2 बचे हुए हैं, ठीक है। और उनके भी अथर्ववेद के संहिता बचे हुए हैं टुडे 2। तो उसमें जो 2 हैं उसमें एक है आपको शौनक। तो शौनक जो है सो कोई पर्सन नहीं है, है ना। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन पे वर्क पे कौन जाने जाते हैं, तो शौनक जो है सो है। और एक है पैपल्लदा। ये 2 अथर्ववेद की 2 संहिता बस अवेलेबल है हमारे पास में, वो है एक शौनक। तो ये जो आपको इसमें शौनक दिया हुआ है ये कोई पर्सन नहीं है, ये आपको अथर्ववेद की संहिता है। समझ में आ गया। सुश्रुत जो थे वो इंडियन सर्जन थे 7th सेंचुरी BCE के, 7th सेंचुरी BC के ये सर्जन थे। इन्होंने बुक लिखा है सुश्रुत संहिता। इसमें सर्जरी के बारे में आपने लिखा हुआ है, सर्जरी के बारे में। और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी इसको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इवन फादर ऑफ
प्लास्टिक सर्जरी भी अगर आपसे पूछेगा ना तो आप बताओगे इसमें। इवन अभी जो मॉडर्न डे में जो आयुर्वेद पढ़ते हो, ठीक है, आयुर्वेद, तो वो भी जो है सो तो प्लास्टिक सर्जरी, आयुर्वेद और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, 7th सेंचुरी और सुश्रुत संहिता, ये सब याद रखेंगे। तो ये आपको सुश्रुत जी थे जो मेडिसिन में जाने जाते थे। तो आपको शौनक समझ में आ गया। अब अगर आप बात करें शूद्रक की, तो ये प्ले राइट थे। शूद्रक जो थे ये प्ले राइट थे, मतलब ये कहानी और ड्रामा लिखते थे। और ये इन्होंने लिखा है मृच कटिका, मृच कटिक द लिटिल क्ले आर्ट। देन इन्होंने लिखा है पद्म प्रभृतिका, है ना। देन विना वासव दत्त, ये सब बुक लिखा है इसने, तो आप देख लेना इसमें, है ना। तो दिस इज द डिटेल जो आपको इसमें जानना था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कौन से लिखे जाते थे। देखिए अब अगर आप में 4 एग्जाम्पल है ना। तो पहले हम बात करते हैं नंदनगिरी के बारे में। सो नंदनागरी जो है ये आपको कर्नाटका अभी है, वहाँ पे ये लिपि लिखी जाती थी, ठीक है ना। और ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। सो अभी साउथ इंडिया कर्नाटका में है और ये जो है सो आप लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। देन शारदा है, शारदा स्क्रिप्ट है, ये भी आपको, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये साउथ में था, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था। जैसे मान लीजिए कि ये कश्मीर के आसपास, कश्मीर वगैरह में ये चलता था शारदा स्क्रिप्ट, और ये भी आपको लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते थे, ठीक है। ये भी ब्राह्मणी से ही ड्राइव थे, है ना। तो लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राह्मी की बात करते हैं। सो ब्राह्मी जो है सो बहुत ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। और ये आपको लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते थे, ठीक है ना। तो इसका और जितने भी आपको देवनागरी है, तमिल है, ये सब जितने भी है, ये सब एंसेस्टर, सबका एंसेस्टर जो है सो ब्राह्मी है। ये भी लेफ़्ट टू राइट। तो हमसे पूछा है कि राइट टू लेफ़्ट कौन से लिखे जाते हैं, तो ये है खरोष्ठी, ठीक है ना। ये गंधार रीजन में लिखे जाते थे। कहाँ पे? गंधार रीजन में लिखे जाते थे, है ना। और ये आपको राइट टू लेफ्ट किए जाते हैं। तो गंधार रीजन अभी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाली पोर्शन में, ठीक है। यूनिक इसलिए था बिकॉज ये राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे। 3rd सेंचुरी BC से आपको 3rd सेंचुरी CE तक, है ना, ये आपको लिखी जाती थी। तो उम्मीद करते हैं चारों आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए गुप्ता पीरियड में कौन सा यूज होता था, ठीक है। तो गुप्ता समय में जो है सो ट्रेड बहुत फ्लोरिस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे आपको जो उसमें आपको जो है सो रोमन एम्पायर से बहुत सारी चीज़ें इंडिया पे आती थी पोर्ट में। तो वेस्टर्न इंडिया में थे चौल था, कल्याण था, वेस्टर्न इंडिया से बरोच था, है ना, ये सब याद रखेंगे। कैम्बे था, ये सब वेस्टर्न इंडिया में था जो पोर्ट्स। सो पोर्ट्स कल्याण, चौल, बरोच, कैम्बे, ये सब वेस्टर्न इंडिया में। और ताम्रलिप्ति जो था ये बंगाल के पास में था, बंगाल में था, ये आपको नॉर्थ इंडिया में था। चाइना, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, उन सब से ये करते थे। इवन आंध्रा रीजन में कदुरा, घंटाशाला, ये सब थे, है ना। तो कल्याण, बरोच, कैम्बे, ये सब वेस्टर्न इंडिया से ट्रेड होती थी, है ना। और ताम्रलिप्ति जो था वो इससे होती थी। एक चीज़ और इसमें ध्यान रख सकते हैं, देखिए आंध्रा रीजन में जो पोर्ट्स थे उसका नाम था कदुरा, घंटाशाला, ये पूछा हुआ है इसलिए याद रखिए। कावेरीपट्टनम एंड टोंडैल, ये पांड्या रीजन के समय में ये सब पोर्ट्स हुआ करते थे। नाउ एक चीज़ आप इसमें देखिएगा, यहाँ पे ये ताम्रलिप्ति यहाँ है, यहाँ से आपको जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, चाइना, ये सबसे ट्रेड यहाँ से होता था, ठीक है। बाकी आप देखिएगा चौल कहाँ पे है, वरोच कहाँ पे है, तो ये सब जितने भी होते ये आपको इस साइड में थे, वेस्टर्न साइड में। क्लियर, समझ में आ गया। चौल हो गया, वरोच हो गया, ये सब जो है सो आपको इस तरह से था, इस तरफ था। कल्याण हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है कि मुग़ल पेंटिंग किस समय पीक पे था, किसके समय में? जहांगीर के समय में, हुमायूं के समय में, शाहजहां के, अकबर? आसान सा क्वेश्चन है। जो पीक पे पहुंचा था वो थे जहांगीर, इनको पेंटिंग का बहुत शौक था। अगला क्वेश्चन है कि मान शब्दारी सिस्टम के बारे में
कौन इन मेडिवल वाई वाज क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में है ना, कि ये जो है सो आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए आपको मानसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और ये आपको मिलिट्री सिस्टम वहाँ की बहुत स्ट्रांग थी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में, और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर जाना जाता था मिलिट्री सिस्टम के स्ट्रांग थे इसके कारण से। तो इसको मेंटेनेंस के लिए, जो मिलिट्री सिस्टम थी उसको मेंटेनेंस के लिए अकबर ने ये आपको मानसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। अब मानसब जो होता है ये इसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन इन मुग़ल मिलिट्री, है ना। ऑफिसर्स जो होते थे मुग़ल मिलिट्री में वहाँ उसके बारे में, ठीक है ना। और जो उस पोजीशन को रखता था उसको बोलते थे मानसबदार, ठीक है ना। और उनकी जितनी रैंक्स होती थी, है ना, तो रैंक किस पे डिसाइड होती थी, रैंक डिसाइडेड ऑन द कि नंबर ऑफ हॉर्स कितनी है, नंबर ऑफ हॉर्सेज पे एंड कैवेलरी कितना मेंटेन आप कर रहे हो, हॉर्स एंड कैवेलरी, उसके अकॉर्डिंग रैंक मिलते थे। हर मानसब को बांटा गया था, सब डिवीजन था, एक बोलते थे जाट और एक बोलते थे सवार, ठीक है। तो सवार जो होता था, सवार समझ रहे ना, घुड़सवार से याद रख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ सवार जिसको रैंक मिलते थे कि कितना नंबर ऑफ 50 सवार मतलब 50 घोड़े का आप मेंटेन कर रहे हो। और जाट बोलते थे जिसमें आपको सैलरी मिलती थी, ठीक है ना। तो ये आपको जाट सवार ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो रिक्रूटमेंट ये आर्मी के लिए आया था, इससे ज़्यादा पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अष्टप्रधान किसने किया था, तो अष्टप्रधान जो है सो आपको शिवाजी के समय था। अष्टप्रधान में प्राइम मिनिस्टर को पेशवा बोलते थे, फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य या मजुमदार बोलते थे, सेक्रेटरी को सचिव बोलते थे, इंटीरियर मिनिस्टर को वकिया नविश बोलते थे, कमांडर इन चीफ को सेनापति बोलते थे या सरिये नौबत बोलते थे, फॉरेन मिनिस्टर को सुमंत बोलते थे, चीफ जस्टिस को न्यायाधीश बोलते थे, हाई प्रीस्ट को पंडित राव बोलते थे। तो ये आप देख सकते हैं 8 में कौन कौन अष्टप्रधान में होते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, कौन से दिल्ली सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। तो ये हमारे थे फिरोज शाह तुगलक, इनको फादर ऑफ कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, फादर ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कैनाल बनाए हैं, ठीक है। और यमुना टू हिसार, सतलज, है ना, सतलज टू घग्गर, है ना, घग्गर टू फिरोजाबाद, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारे बनाए हैं इसमें, है ना। इसको रजियावाह कनाल भी बोलते हैं। नो नीड टू रिमेंबर दिस, ये सब चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिरोज शाह तुगलक याद रखिए, बाकी डिटेल्स हमने इसमें दिया है, यू कैन रीड, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो लंबी थी सतलज से हंसी के बीच में जो कनाल थी वो 200 किलोमीटर की थी, ठीक है। हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, कौन बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। सो हुगली वाज यूज्ड एज ए बेस ऑफ फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, ये कौन थे, पुर्तगाली जी थे, ठीक है ना। हुगली को बेस बना करके, ठीक है, तो ये आपको बेस फॉर पायरेसी ये आपको कौन थे, पुर्तगाली जी थे। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर के किनारे कितनी है, तो गंगा रिवर के किनारे 12 जो है सो आपको टोटल हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं ना आपसे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी के किनारे हैं, जिसमें आपको बक्सर हैं, भोजपुर है, सारण है, ठीक है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर है, बेगूसराय, मुंगेर, देन खगड़िया और कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। तो ये आपको 12 जो है सो आपको इसमें है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12 है, देख सकते हैं आप। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुंगेर में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए बिहार में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आप ध्यान रख सकते हैं। भीमबंध जो है सो आपको
मुंगेर में है। भीमबंध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मुंगेर में है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये है वेस्ट चंपारण में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें गौतम बुद्धा कहाँ पे है, तो ये गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको गया में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में है। कांवर लेक बर्ड सेंचुरी जो है बेगूसराय में है। नागी नकटी जमुई में है। पंत जो है वो राजगीर में है। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो राजगीर में है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है जू और बॉटनिक गार्डन जो है पटना में है। उदयपुर अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो उदयपुर जो है सो चंपारण में है। सारे याद रखेंगे आपको, ठीक है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क तो वेस्ट चंपारण में है ही, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें है, ठीक है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी अगर पूछेगा कहाँ पे है तो बोलेंगे भागलपुर में है। याद कर लीजिए आप पूरा। बरेला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली। भीमबंध मुंगेर। गौतम बुद्धा गया। कैमूर एंड रोहतास। कांवर लेक बेगूसराय। नागी नकटी पंत वाइल्ड लाइफ राजगीर नालंदा। संजय गांधी पटना। उदयपुर इंपॉर्टेंट वन, उदयपुर जो थोड़ा सा नाम अलग है चंपारण। वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो भागलपुर में है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। कांवर लेक आप कर लेंगे। भीमबंध बरेला और गौतम बुद्ध, ये सब नाम से जो क्लियर है, जो कैमूर है तो वहीं पे होगा, है ना। तो ये आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। कितनी बार कर लिए हैं? सेक्स रेशियो जो है सो टोटल 918 है। और डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो गोपालगंज में है 1021, और सबसे कम जो है मुंगेर में है 876। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 935 है। सबसे ज़्यादा जो है वो किशनगंज में है और सबसे कम जो है वो वैशाली में है। तो ये आपको आंसर गोपालगंज, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ लार्जर एरिया अंडर डेंस डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डेंस डिसिडियस फॉरेस्ट कवर जब सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो पश्चिम चंपारण है, कैमूर है, गया है, नवादा है। तो अगर हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपको पश्चिम चंपारण में ही है। अगर आप डाटा अभी का देखेंगे जैसे कि वेरी डेंस, ठीक है ना, तो वेरी डेंस हो गया, मॉडरेट डेंस हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया। तो ये वेरी डेंस वाला जो है ये आपको बहुत कम एरिया में है ना। बिहार के 0.36% जोग्राफिकल एरिया जो है सो आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट में आता है। बट जो भी आती है एरिया तो वेरी डेंस फॉरेस्ट ही हमसे पूछा है, डेंस डिसिडियस फॉरेस्ट। तो डेंस में अच्छा वेरी और मॉडरेट दोनों आ जाएगा। सो वेरी और मॉडरेट दोनों जो है सो अगर हम बात करें, है ना, तो ये आपको आ जाएगा पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा है। क्लियर? द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज ए लॉन्गर लेंथ इन गंगा। तो गंगा रिवर जो है सो सबसे लंबाई ज़्यादा लंबा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, गुजरती है, तो वो है पटना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे गंगा की जो लेंथ है वो 99 किलोमीटर है। आपको गंगा रिवर इन पटना डिस्ट्रिक्ट 99 किलोमीटर। अगला है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो अगर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अगर 2011 के पूरी डेटा याद रखनी है तो याद रखिए 104099452, ठीक है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब इसमें आपको परसेंटेज जो अगर बात करें सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है और फिर जो है सो आपको बिहार आता है। तो बिहार इज़ द थर्ड पॉपुलस कंट्री है और 8.60% ऑफ टोटल % ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है सो बिहार में रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 2001 से लेकर के 2011 तक में अगर डिकेडल 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई पॉपुलेशन के तो दैट इज़ 25.42%। ये भी याद रखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे पहला नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो बिहार की है 1106 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में है। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो है पटना। पटना जो है सो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है सो पटना में है। मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो है आपको शेखपुरा में। सारी चीज़ें याद रखेंगे। मिनिमम पॉपुलेशन शेखपुरा में है। अब हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट डेंसिटी पूछ रहा है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है आपका शिवहर में।
शिवहर में 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे कम है अगर बात करें डेंसिटी, है ना, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सो बिहार की डेंसिटी 1106, ठीक है। और बिहार में कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट का है, तो शिवहर का सबसे ज़्यादा 1880 है और कैमूर का सबसे कम 488 है। क्लियर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ किया है 10 साल में, 2001 से 11 तक में, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधेपुरा। क्या है नाम? मधेपुरा। और डिस्ट्रिक्ट जो सबसे कम ग्रोथ मतलब कि किया है उसका नाम है गोपालगंज। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया में कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर, बिना बॉर्डर के, ठीक है ना। सो जापान में आपको, जापान इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स। अगर जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जापान जो है जो सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, बिना बॉर्डर के। वैसे अगर आपको बिना बॉर्डर की कंट्री की बात कर रहा है ना, अगर मान लीजिए कि वैसे अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड में सबसे एरिया वाइज कौन बड़ा है, तो वो है रशिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन प्यारा भारत इंडिया। सो 7वें नंबर पे इंडिया का है। और अगर आप विदाउट बॉर्डर पूछ रहा है इसमें ना, विदाउट बॉर्डर, तो विदाउट बॉर्डर में जापान आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी। कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा है लॉन्गेस्ट? तो रशिया, चाइना, ब्राज़ील और चिली। अगर आपने चिली का मैप देखा होगा तो आप बता सकते थे कि लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है किसके टेरिटरी के। अब चिली देख रहे हो, दिस इज़ द, या इस तरह से चिली है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ साउथ जो है वो आपको चिली का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स है? तो अगर हम सबसे ज़्यादा इसमें जो ऑप्शन है उसमें से अगर चूज करना है तो फिर देखते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आइलैंड की बात करें तो आपको फिनलैंड है ना, स्वीडन है, देन फिर फिनलैंड है। तो अगर हमें यहाँ पे याद रखना है नंबर ऑफ आइलैंड्स, तो यहाँ पे है, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 17,504 है, ठीक है ना। फिलीपींस में 7100 है, जापान में 3000 है, मालदीव्स में 2000 है ना। तो इसमें हम लोग याद रख सकते हैं। तो विच कंट्रीज हैव द मोस्ट आइलैंड्स, तो आप देख लीजिए स्वीडन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। देन फिर फिनलैंड में है, फिनलैंड के बाद आपको कनाडा है, देन फिर नॉर्वे है। और हमारे अगर इधर देखेंगे, ठीक है, तो ये 4-5 याद रख लीजिए एशिया में। देन फिर ग्रीस है, इंडोनेशिया है ना, देन फिर फिलीपींस है, देन फिर ग्रीस है ना। तो जापान एंड मालदीव्स, तो आप याद रख सकते हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान एंड मालदीव्स, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं नंबर ऑफ आइलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगला है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन की प्रोड्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो सैफ्रॉन जो होता है वर्ल्ड में जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी 90% जो है सर वो होती है ईरान में। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 90% जो होती है वो आपको इंडिया में कहाँ पे होती है? जम्मू एंड कश्मीर में होती है ना। वहाँ पे एक कश्मीर वैली में करेवा सॉइल होती है ना। वो आइडियल क्लाइमेट भी है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको सैफ्रॉन होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है? तो ये है हमारा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये आपको वर्ल्ड की 46% यूरेनियम जो है सो कजाकिस्तान प्रोड्यूस करती है, ओवरऑल जितनी वर्ल्ड में होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंडिया में आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की प्रोडक्शन होती है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ है आपको यूरेनियम डिपॉजिट? सिंहभूम शेयर जोन झारखंड में, आंध्र प्रदेश में कुदप्पा बेसिन में, महादेव बेसिन मेघालय, दिल्ली सबर ग्रुप ऑफ रॉक राजस्थान, भीमा बेसिन कर्नाटका। तो बस याद रख सकते हैं इतना कुछ, ठीक है। अगला है कि द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से क्लोजर जो है सो कौन सी हिल सिचुएटेड है? क्या ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी हिल्स है, कार्डेमन हिल है,
या सेवरोय हिल है। तो अगर आप इसमें कन्याकुमारी से, तो ये है कार्डामन हिल्स। अगर हम बात करते हैं सो सी, आपको देखिए कन्याकुमारी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग हिल्स देखते हैं तो आप इसमें समझिए, यहाँ पे सेवरोय हिल्स है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कन्याकुमारी से सबसे नज़दीक में कौन है। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, उससे पहले इधर अन्नामलाई हिल्स है, ठीक है, और कार्डामन हिल्स हैं। तो आप अगर कन्याकुमारी यहाँ पे है, ठीक है, सो कन्याकुमारी से अगर सबसे पास में बात करेंगे तो कार्डामन है, फिर अन्नामलाई है, फिर नीलगिरी है, फिर सेवरोय हिल्स है। तो कार्डामन जो होगा वो सबसे पहले होगा। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, केरला से कार्डामन याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरी विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। कौन से गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन है सांक है, नॉर्थ कोल है, साउथ कोल है और बराकर है ना। कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं जो गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है ना। देखिए सोन जो है, अगर आप बात करें, सोन जो है सो ट्राइब्यूटरी जो है सो आपको गंगा नदी की है। सोन रिवर जो है सो गंगा की ट्राइब्यूटरी है, और सोन जो है वो गंगा की ट्राइब्यूटरी जो है सो सोन है, और सोन की ट्राइब्यूटरी जो है सो नॉर्थ कोल है, ठीक है। तो इसलिए गंगा की ट्राइब्यूटरी जो है सो नॉर्थ कोल हम लोग बोल सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन ये आती है कि शंख रिवर कहाँ पे है। तो शंख रिवर झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर से स्टार्ट होता है, और ये साउथ कोल रिवर दोनों जो है सो झारखंड से, मतलब झारखंड में राइज होती है, साउथ कोल रिवर हो या शंख रिवर हो, ठीक है ना। क्लियर। एक चीज़ इसमें और याद रख लीजिए कि जब ये सांख और साउथ कोल मिलती है ना, इसकी कॉन्फ्लुएंस से बनती है ब्राह्मणी रिवर। तो ब्राह्मणी रिवर जो है सो साउथ कोल रिवर और सांख के कॉन्फ्लुएंस से फॉर्म होती है ना। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये ब्राह्मणी रिवर, थोड़ा सा ये सब भी चीज़ याद रखेंगे। और ब्राह्मणी रिवर का जो सोर्स है वो छोटा नागपुर प्लेटू है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये बारका रिवर जो है सो ये ट्राइब्यूटरी है दामोदर रिवर की, दामोदर रिवर की है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। कहाँ पे टी प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जैसे कानन देवन है, नीलगिरी है, दार्जिलिंग में आपको दार्जिलिंग टी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, है ना। नीलगिरी में भी आपको टी प्लांटेशन होता है। गिरनार जो रीजन है तो वहाँ पे भी टी प्लांटेशन होता है। तो कहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर गिरनार की बात करें, ठीक है ना, गिरनार जो है ये RN है ना। सो गिरनार जो है वो आपको गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो वहाँ पे टी प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो कनन देवन, ठीक है ना, हिल्स में यहाँ पे भी प्लांटेशन होती है। मुन्नार, केरला, नीलगिरी में भी होती है। सो कहाँ पे नहीं होती है? गिरनार में नहीं होती है। गिरनार गुजरात में है, वहाँ पे उनका जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल नहीं है। दार्जिलिंग तो आप लोग सुने ही होंगे, है ना। कनन देवन हिल्स और मुन्नार, है ना, ये सब केरला में आपको है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस, इंडिया में कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट है। अभी हम लोग बिहार में कौन सी पूछा था कि बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, अब पूछ रहा है कि इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट है। तो डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है आपको, वो है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। सो लार्जेस्ट एरिया जो है सो वहाँ पे है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीधे अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? तो कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए कोरल रीफ्स जो है सो आपको नॉट फाउंड पूछ रहा है, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सो गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। देन लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड पे पाए जाते हैं। इट्स नॉट फाउंड एट द गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी में
नहीं पाए जाते हैं। सो यू कैन सी द कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, देन लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, ये सब जगह पाए जाते हैं आपको कोरल रीफ। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप विच वन हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट। 2011 सेंसस में कौन से धार्मिक समूह को सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट थी? क्रिश्चियन थे, सिख है, हिंदू है और जैन है। तो सबसे ज़्यादा तो जैन पॉपुलेशन में 94.1% जो है सो लिटरेसी रेट थी। उसके बाद क्रिश्चियन में थे 80.3, देन बुद्धिस्ट में थे 72.7%। तो आंसर हो गया जैन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट मैच्ड। ट्राइब है, कुछ दिए हुए हैं और स्टेट दिए हुए हैं। विल्स गुजरात में भी हैं, गिद्दिज हिमाचल प्रदेश में है, कोटाज तमिलनाडु में है, टोडाज जो है ना वो आपको एथनिक ग्रुप है, ये आपको तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तमिलनाडु में। तो ये आपका गलत पूछ रहा है तो ये होगा। बाकी मैंने सारे ट्राइब की लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी है कि कहाँ पे कौन सा ट्राइब है। ठीक है ना, देखिए बिहार में है बिरहोर, चेरो, अशुर, वाइगा, विरजिया। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन। जापान के साथ समझौता करके, सहायता करके कौन सी कॉरिडोर बनाई जा रही है? तो ये है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये आपको जापान की मदद से बन रही है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया है। यहाँ पे आपको हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन जो है सो आपको बनाया जा रहा है दिल्ली से मुंबई तक में। ठीक है, और यहाँ पे जापान जो है फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा है। ठीक है, सो ये आपको आंसर हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? देखिए अगर आप बिहार की संरचना देखेंगे, ये आंसर होगा रोहतास। अब आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ। अगर बात करें तो बिहार में यहाँ पे आपको टर्शियरी थोड़ा सा चट्टान है, यहाँ पे ये पूरा जो है सो आपको जलोढ़ है ना, तो ये क्वाटरनरी में आती है। अगर धारवाड़ चट्टान की बात करें तो ये एरिया आपको धारवाड़ चट्टान में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी है वो यंगर रॉक होते हैं। ठीक है ना, और जितना इधर इधर जाता है उधर ओल्डर रॉक हो जाते हैं। ठीक है, ओल्डर रॉक्स हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में ही हमने बात कर चुके, पहले भी हम लोग बात किए कि नॉर्थ वेस्ट में तराई है और साउथ में जो है सो ये रीजन जो है वो प्लेटू रीजन है। ठीक है, और ये भी हमने इसमें बात किया था कि जो धारवाड़ रॉक है वो है जमुई में, नवादा, मुंगेर। जमुई, नवादा, मुंगेर। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है कि इसमें से धारवाड़ रॉक कहाँ नहीं है। तो जमुई, मुंगेर, नवादा में है। कहाँ पे नहीं है? रोहतास में नहीं है। ठीक है, और रोहतास में कौन सा रॉक है ये आप बता दीजिए। ये है विंध्यान रॉक। ठीक है, ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रोहतास, ये एरिया, इसमें कौन सी रॉक है? विंध्यान समूह के रॉक है। ठीक है, कैमूर और रोहतास में थोड़ा सा कैमूर, थोड़ा सा रोहतास में आपको विंध्यान है। बाकी प्लेटू रीजन कैमूर में है। कैमूर से बांका तक पूरी प्लेटू रीजन है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। और इसी तरह हमने 65th BPSC के जो 3 है वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो 66th BPSC का स्टार्ट करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस इज़ द कोट ऑफ द डे, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक। जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आप मजबूत हो। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाते हैं और अगर कोई PDF भी होगी तो विल अपलोड देयर। थैंक यू।